बाजार के लिए कुछ और बड़े ट्रिगर आएंगे, हालांकि वो बाजार बंद होने के बाद आएंगे। दिग्गज कंपनी रिलायंस के नतीजे आएंगे। नतीजे कैसे रह सकते हैं बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं। सौमित, पहले बताइए कि रिलायंस के नंबर्स कैसे कैसे आएंगे, उसके बाद आपसे जियो की बात करेंगे। हम तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस है। रेवेन्यू सिर्फ 2% से हायर हो सकती है, बट एबिटा में करीब 2% की गिरावट की एक्सपेक्टेशंस है। मार्जिन में भी करीब 70 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन आ सकता है, 17% के आसपास। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 3% का फॉल आने का एक्सपेक्टेशंस है। अब सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो रिटेल सेगमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी आने की एक्सपेक्टेशंस है, 5% हायर होगा रेवेन्यू। एबिटा भी जो है रिटेल सेगमेंट की वो 7% से ग्रो कर सकती है। और ऑयल टू केमिकल बिजनेस की अगर हम देखें तो वहाँ पे एक मेजर डाउनफॉल आने की एक्सपेक्टेशंस है, करीब 12% का सिक्वेंशियल डिक्लाइन O2C सेगमेंट में आने की एक्सपेक्टेशंस है। और गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ 8% की एक ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब अगर आप देखेंगे तो रिटेल और गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की जो एबिटा होगी थर्ड क्वार्टर में वो हाईएस्ट एवर आने की एक्सपेक्टेशंस है। सारे सेगमेंट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है सिवाय के O2C सेगमेंट में। O2C सेगमेंट में वीकनेस इसलिए है क्योंकि Q3 में लोअर थ्रूपुट था और लोअर मार्जिन भी था। लोअर थ्रूपुट इसलिए था क्योंकि प्लांट शटडाउन था, और मार्जिन इसलिए कम थे क्योंकि पेट्रोकेमिकल के जो स्प्रेड्स थे वो सिक्वेंशियल बेसिस पे कम हुए थे। अब रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंप्रूवमेंट इसलिए थी क्योंकि स्टोर फुटप्रिंट ज़्यादा था, हायर फुटफॉल्स था, और ऑपरेटिंग लेवरेज का भी बेनिफिट कंपनी को Q3 में मिल सकता है। अब गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिक्वेंशियल ग्रोथ इसलिए था क्योंकि कॉस्ट जो थे, ऑपरेशनल कॉस्ट वो लोअर साइड पे थे, और गैस आउटपुट जो है कंपनी की वो भी सिक्वेंशियल बेसिस पे बढ़ चुकी है। तो इन्हीं कारणों की वजह से अगर आप देखेंगे तो सिवाय O2C सेगमेंट के सिवाय अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे सेगमेंट्स में सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशंस है। गैस का और रिटेल का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है, लेकिन O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल, वहाँ पर एबिटा में 12% के आसपास का हिट दिखेगा। सौमित, जियो को लेकर क्या उम्मीदें हैं? कौन से आंकड़े फोकस में रहेंगे? और एबिटा और नेट प्रॉफिट ग्रोथ करीब 2 to 3% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। मार्जिन्स में हल्की सी एक ग्रोथ एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, 52.4 के आसपास मार्जिन आने की एक्सपेक्टेशंस है। लास्ट क्वार्टर ये नंबर 52.3 के आसपास था। आरपू 1% से ग्रो कर सकता है, और सब्सक्राइबर बेस अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर 46 करोड़ के आसपास था, इस क्वार्टर 46.9 करोड़ आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब सब्सक्राइबर बेस अगर आप देखेंगे तो 7th कंसेक्यूटिव क्वार्टर के लिए बढ़ रहा है कंपनी का। FTTH जो कि ब्रॉडबैंड है, होम ब्रॉडबैंड में भी अच्छा ट्रैक्शन आने की एक्सपेक्टेशंस है। और मार्जिन में जो हमें हल्की सी एक्सपेंशन देखने मिल रही है वो इसी कारण है क्योंकि जो 5G रिलेटेड कॉस्ट है वो अभी भी कंपनी कैपिटलाइज कर रहा है। उसके अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अर्निंग्स में? सबसे पहले जो न्यू एनर्जी बिजनेस है उसका क्या रोड मैप है आगे चल के, मार्जिन आउटलुक क्या है कंपनी की, आरपू पे क्या कमेंट्री आ रहा है, प्राइस हाइक कब आ सकता है, इस पे अगर कोई कमेंट्री आता है तो उस पर ध्यान रखना होगा। और उसी के साथ आगे चल के क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स है और वो 5G को कैसे मोनेटाइज करेंगे, इस पे अगर कोई कमेंट्री आती है तो इन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अर्निंग्स पे। शुक्रिया सौमित इस जानकारी के लिए, पूरा अनुमान बताने के लिए कि रिलायंस के नतीजे कैसे आएंगे और कहां पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। O2C को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। एक और मेहमान को शामिल कर लेते हैं। कुछ बोहरा हमारे साथ हैं। कुछ, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सबसे पहले आपसे रिलायंस की बातचीत कर लेते हैं। आज शुरुआती घंटे कारोबार में जहां पर रिलायंस था, फिर बीच में हमने देखा नीचे गया 2700 रुपये के आसपास तक जाके फिर से रिबाउंड दिखाया। इस वक्त आधे % के आसपास की ही मजबूती है। कुछ नतीजों से पहले करना क्या चाहिए रिलायंस में, और कौन सा लेवल है जहां पर किसी के पास अगर रिलायंस हो तो स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए? जी अभिषेक, सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, टू द एंटायर पैनल एंड टू ऑल द व्यूअर्स। वेल देखिए, ओवरऑल सेटअप अगर मैं अभी भी देखूं तो रिलायंस का हमें यहाँ से पॉजिटिव ही लग रहा है, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है नहीं। पिछले 3 से 4 दिनों में जो हमने थोड़ा-सा यहाँ पे रिलायंस को 2800 के लेवल से स्लाइड होते हुए देखा है, आप इसे बिल्कुल बड़े सेफली प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है कि कौन से लेवल पे यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, सो आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप ट्रेडिंग पोज़ीशन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे एक अच्छा जो स्टॉप लॉस का लेवल बनता है वो तो है 2675, 2680 का जो लेवल है इसके आसपास का। अगर इसके नीचे स्लाइड होता है तब हो सकता है कि थोड़ा-सा यहाँ पे और सेलिंग प्रेशर जो है ये बढ़ जाए। बट मेरे हिसाब से दिस रिलायंस टिपिकली बीइंग एन इन्वेस्टर काउंटर, यहाँ पे डिप्स पे अक्यूमुलेट करने की ही जो व्यू है ये बना के चलनी चाहिए। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, किसी भी तरीके का डिप आए तो अक्यूमुलेट करते चलें। और ऊपर में 2800 का जो रिसेंट हाई टच किया था ये तो पहला टारगेट है ही, बट बियॉन्ड दैट आई थिंक 2925 का जो लेवल है वो सेकंड टारगेट के तौर पे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज पे देख रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट के भी नंबर्स आने वाले हैं। थोड़ी देर पहले आपने रिलायंस के नंबर्स का अनुमान समझ लिया, अब जरा अल्ट्राटेक का भी अनुमान समझ लेते हैं। आशीषा मेरी सहयोगी है, आपको बता रही है। आशीषा, बताएं आप।
जी हाँ, अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है अल्ट्राटेक सीमेंट से इस क्वार्टर में। प्राइस हाइक्स लिए थे इंडस्ट्री ने स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर में, जिसके चलते रियलाइजेशंस में करीब करीब 2% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है सीक्वेंशियल बेसिस पर। नवंबर और दिसंबर के महीने में सीमेंट प्राइसेस घटे थे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो फिर भी 3% का ग्रोथ देखने को मिला सीक्वेंशियल बेसिस पर। टोटल कॉस्ट में भी कमजोरी देखने को मिली, पावर और फ्यूल कॉस्ट घटे और ऑपरेटिंग लेवरेज के चलते भी टोटल कॉस्ट में करीब करीब 3 से 5% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। और इसी के चलते ड्यूअल बेनिफिट मिलेगा, हायर रियलाइजेशंस और लोअर कॉस्ट, जिसके चलते एबिटा पर टन में करीब करीब 20% का उछाल देखने को मिल सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पर। आंकड़ों की बात करें तो वॉल्यूम्स कंपनी ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिए हैं। 27.3 मिलियन टन्स के वॉल्यूम रिपोर्ट किए हैं थर्ड क्वार्टर में, जो 2.5% का ग्रोथ होगा सीक्वेंशियल बेसिस पर और करीब करीब 5.5% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नंबर्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ 16,700 करोड़ के आसपास आ सकते हैं, 4% का ग्रोथ QOQ, और मार्जिन्स में भी अच्छी खासी एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है। 19% के आसपास मार्जिन्स आ सकते हैं, जो सीक्वेंशियल बेसिस पर 310 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन होगा। ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। सीमेंट प्राइसेस बढ़े, जिसके चलते रियलाइजेशंस बढ़ सकते हैं और टोटल कॉस्ट घटे, जिसके चलते स्प्रेड्स में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारा अनुमान बताने के लिए। गिरीश, आपका टेक क्या है इस पे अल्ट्राटेक सीमेंट पे? आज सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे, इनफैक्ट कल भी चर्चा कर रहे थे, और हमको इसके अलावा के भी ऑप्शन ट्रेड मिले हुए हैं। आज हमको सुबह आदित्य अरोड़ा अंबुजा सीमेंट के कॉल लेके गए थे। एक बार आप जरा बताइए आपका टेक क्या है गिरीश? मैं काफी पॉजिटिव हूँ, बुलिश हूँ इस प्रोसेस को लेके, क्योंकि मुझे भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि एटलीस्ट यहाँ से 60% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो नेट मार्जिन्स में भी 22 से 23% का ग्रोथ एक्सट्रीमेशन रहेगा। ऑर्डर बुक्स का जो कैलकुलेशन है वो काफी स्ट्रांगली आया है। ऑर्डर बुक्स यहाँ से 30% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है, तो उसका भी काफी बेनिफिट्स मिल जाता है। सीमेंट प्राइसेस का जो वैल्यूएशन है और जो प्राइस वेरिएशन आए हैं, उनमें भी कंपनीज को काफी बेनिफिट्स रहा है। तो ये सारे बेनिफिट्स बेसिकली इसको इनके रिजल्ट्स में दिखाई देंगे, तो हम काफी पॉजिटिव इनके रिजल्ट्स पर पोजीशंस को लेके। शेयर जिसके नतीजे आएंगे, जिस कंपनी की HUL फोकस में रहेगी, कंपनी का इनके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ कुछ कुछ विवाद चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन इन्होंने घटाया था, लेकिन नंबर्स कैसे आएंगे और फोकस कहां पर रहेगा, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ गई हैं। विनी, कैसे रहेंगे आंकड़े HUL के? तो बिल्कुल HUL के जो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है ये टाइम म्यूटेड ही एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 2% का एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट्स में जो ग्रोथ है एक्सपेक्टेड है अराउंड 8.7% पे आएगी, और मार्जिन्स में थोड़ी एक्सपेंशन होगी, 80 बेसिस पॉइंट में एक्सपेंशन, और मार्जिन्स EBITDA मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है अराउंड 24.1% के आसपास एक्सपेक्टेड है EBITDA मार्जिन्स। भूलिए मत कि यहाँ पे जो उनकी ओवरऑल बात कर रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ की, वो भी सिंगल डिजिट में ही एक्सपेक्टेड है, लो सिंगल डिजिट, तो 2 से 3% की एक्सपेक्टेशन है वॉल्यूम ग्रोथ में। सिमिलरली हमने यही ट्रेंड देखा था Q2 में भी, तो यही कंटिन्यू रहेगा। फैक्टर्स वॉच आउट करने के लिए हो गए तो एक तो है कि प्रीमियम सेगमेंट का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है कि वो अच्छा करेगा। मास सेगमेंट से ये लास्ट टाइम भी दिखा था। रूरल लोकल प्लेयर्स की क्या कमेंट्री आ रही है वहाँ से, क्योंकि उनकी कंपटीशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन, RM इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो रूरल प्लेयर्स से और लोकल प्लेयर्स, रीजनल और लोकल प्लेयर्स, आई बेग योर पार्डन, वहाँ पे उनकी इंक्रीज हो रही है कंपटीशन वहाँ से। उसके अलावा पर्सनल केयर सेगमेंट में एक्सपेक्टेड है सॉफ्ट डिमांड रहेगी, क्योंकि विंटर का डिले हो चुका था, तो वहाँ पे डिमांड ट्रेंड्स थोड़ी सॉफ्ट है। फूड एंड रिफ्रेशमेंट्स की सेगमेंट में एक्सपेक्टेड है कि लो सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखेगी, स्पेशली उसका जो हेडविंड्स आ रहा है वो है न्यूट्रिशन पोर्टफोलियो से। सो ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए, क्योंकि रिटेल प्राइसेस अभी कम नहीं हुआ है, तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि वहाँ पे कोई प्राइस कट्स होगी इन टर्म्स ऑफ हॉर्लिक्स के सेगमेंट में। तो इंपॉर्टेंट है कॉमेंट्री क्या है मैनेजमेंट की, ओवरऑल कॉम्पिटिशन फ्रॉम लोकल प्लेयर्स से, रूरल वर्सेज अर्बन डिमांड, क्या रूरल में थोड़ी ग्रीन शूट्स दिख रही है कि नहीं, HFD सेगमेंट पे क्या कमेंट्री आ रही है, और आउटलुक क्या है मार्जिन्स के लिए, रॉ मटेरियल कॉस्ट के लिए, ये की फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, शुक्रिया विनी। तो ग्रामीण मांग कैसे निकल के आती है, मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी आती है, ये फोकस में रहेगा, और निश्चित तौर पर वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े तो हमारे फोकस में रहेंगे ही। HUL, इस पर एक व्यू ले लेते हैं। गिरीश जी, आप ही व्यू दीजिए, चूँकि लंबे समय से ये एक रेंज में ही रहा है HUL का शेयर, और जैसे कि विनी बता रही हैं कहाँ कहाँ पर फोकस रहेगा, आप किस तरह से इसको क्या व्यू बना के चलना चाहिए इस पर? जैसे कि हम देख रहे हैं कि FMCG
एफएमसीजी के अंदर एक लोकल लेवल्स पे टायर 2 और टायर 3 सिटीज लेवल्स पे काफी कंपटीशन आ गया, और स्पेशली जो सेटअप बेस्ड कंपनीज थी उनके अंडर में भी काफी कंपटीशन था। तो ओवरऑल देखिए कहीं पे भी ये बात सही है कि हम लोग भी मैनेजमेंट कमेंट्री को ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब नए आउटलुक क्या देते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिजल्ट्स को लेके हम बहुत ज्यादा एग्रेसिवली एचयूएल के रिजल्ट्स नहीं देख रहे हैं। 3 से 4% का ग्रोथ प्रोजेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो ओवरऑल स्ट्रक्चर्स में आएगा, क्योंकि उनके मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस हैं, उसमें जरूर 3 या 4% का एक ग्रोथ मॉडल आ सकता है। बाकी रेवेन्यू ग्रोथ भी 6 से 7% की एक एक्सपेक्टेड है, उससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशंस हम लोग नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, ये जो है कि अब जो इनके जो नए फर्दर एक्सपांशन प्लान है, क्योंकि 3 नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग के ऊपर लास्ट मैनेजमेंट कमेंट्री का एक डिस्कशन हुआ था, उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि ये 2 क्वार्टर्स के नंबर थोड़े से वीक आ सकते हैं। तो कहीं पे भी एक मैनेजमेंट कमेंट्री में अब आगे के एक्सपांशन प्लान ये कैसे लेके आ रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन ग्रोथ को ये कितना डेवलप कर रहे हैं, उस लेवल्स पे देखने के बाद ही सजेस्ट करेंगे कि किसी को कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए या भी नहीं। बट हाँ, जिनके पास ये रखा है, क्योंकि एचयूएल ऑब्वियसली हम देखें कि एक लॉन्ग टर्म कैंडिडेट के तौर पे अपने पोर्टफोलियोज में रखा रहता है, तो अभी पैनिक या कोई भी सेलिंग प्रपोजिशन तो नहीं करना चाहिए, जस्ट वेट एंड वॉच। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वैसे भी स्लो मूविंग स्टॉक है तो थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा।